एपिसोड के स्टार्ट में हमें दो लोग दिखते हैं जो कि प्रॉब्ली कपल्स थे। उन दोनों को रोड पर पड़ी हुई एक लड़की दिखती है जो कि बेहोश थी। उसे चेक करने में पता चलता है कि वो हुरूमी ही थी। वहीं अगले सीन में हमें कुछ रिपोर्टर्स दिखाए जाते हैं जो कि ये एनालाइज करके बताते हैं कि अटैकर ने जिन जिन को मारा उनमें एक रिलेशन फॉर्म हो रहा है। जैसे कि सागी का रिलेशन कोवाजू के साथ ये था कि कोवाजू सागी से इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर सागी और कोवाजू का रिलेशन ईची और यूशी से नहीं था, और ईची और हुरूमी का रिलेशन यहाँ पर एक टीचर और स्टूडेंट का था। इस न्यूज़ को यहाँ पर सागी भी देख रही थी। अगले सीन में हमें 3 कॉप्स एक पुलिस स्टेशन में इसी केस पर डिस्कस करते दिखते हैं, जहाँ पर पहले के 2 कॉप्स तो वही दोनों इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, और तीसरा कॉप यहाँ पर हुरूमी का क्लाइंट था जिसका नाम हुरिकावा था, जिसका नाम हिराकावा था। यहाँ पर यंगर कॉप कहता है कि ये काम काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता अगर इन सारे केसेस में रिलेशन नहीं होता, जिस पर दूसरा कॉप कहता है कि तुम्हारी ड्यूटी है इन सारे केसेस में रिलेशन ढूंढने की। वो आगे ऐड करता है कि जो सागी ने अटैकर की ड्राइंग बनाई है वो कुछ नहीं से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ दोनों कॉप स्टेशन से जाने लगते हैं कि तभी हिराकावा चीफ कॉप को अपने पास रोक लेता है। हिराकावा को स्मोकिंग करता देख चीफ बोलता है कि उसने स्मोकिंग छोड़ दी है। यहाँ हिराकावा चीफ से हुरूमी चूनो के बारे में पूछता है, जिस पर चीफ बताता है कि वो प्राइवेट ट्यूटर थी यूइची की। वो आगे ऐड करता है कि वो पार्ट टाइम के लिए यूइची को पढ़ाती थी, बाकी फुल टाइम के लिए वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी जीआई यूनिवर्सिटी में। यहाँ हिराकावा को एक छींक आती है जिस पर वो बोलता है कि ये एलर्जी उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। यह चीफ बोलता है कि उसने सुना है कि हिराकावा अपने ड्रीम हाउस को पूरा करने वाला है और वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क भी करता है, जिसे सुन हिराकावा शर्मा जाता है और हमें यहाँ पे हिराकावा का हाउस बनते हुए भी दिखता है। यहाँ अगले सीन में हमें हिराकावा मारिया के प्रीवियस क्लाइंट के साथ दिखता है जिसका नाम हांडा था। यहाँ हिराकावा हांडा से कहता है कि हुरूमी अपनी प्रीवियस लाइफ यानी कि प्रोस्टिट्यूशन लाइफ के बारे में कुछ टाइम तक तो किसी को कुछ भी नहीं बताई। हांडा हिराकावा को उसकी प्रीवियस लाइफ यानी कि मारिया के साथ उसके जो रिलेशंस थे उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए उसे पैसे भी देता है। हिराकावा खुश होकर बोलता है कि इससे उसका आज का काम तो चल जाएगा, पर उसे अब एक नई प्रोस्टिट्यूट भी चाहिए। यहाँ अगले सीन में जब प्रोस्टिट्यूट हिराकावा को मिस्टर कह के बुलाती है, वो अपना आपा खो देता है और उसे बोलता है उसे डैडी कह के बुलाओ। यहाँ वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि मारिया उसे डैडी कह के ही बुलाती थी। यहाँ अगले सीन में हमें कोई एक्शन मांगा पड़ते हुए दिखता है जो कि हिराकावा ही था, कि तभी अचानक उसे कोई अपनी गाड़ी में बुला लेता है। या वो आदमी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि तुम उसके आदमी हांडा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, जिस पर ऑफ कोर्स हिराकावा नर्वसली स्माइल करके उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। वो आदमी कहता है कि अब हांडा की शादी होने वाली है और हम उसके सारे दोस्तों से 2-2 मिलियन एज अ गिफ्ट ले रहे हैं। यहाँ हिराकावा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, पर दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हारा घर बनने में भी हांडा ने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली हेल्प करी थी और अगर तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो वो उसका ड्रीम हाउस यानी कि जो अपना घर बना रहा है उसे वो जला देगा। ये कहते हुए वो हिराकावा का माथा अपनी सिगरेट से जला देता है। अगले सीन में हिराकावा एक एटीएम के बाहर ड्यूटी कर रहा था जहाँ पर एक ओल्ड लेडी बहुत सारा कैश विड्रॉ करके जा रही थी। वो बाद में मास्क लगाकर और साइकिल पर जाकर उस लेडी पर अटैक करता है और उसके पैसे लूट लेता है। अगले सीन में हिराकावा उस आदमी को 1 मिलियन येन दे देता है, पर तभी वो अपनी डिमांड चेंज करके अब उससे 2 मिलियन एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 3 मिलियन येन मांगता है। वो आदमी बोलता है कि हांडा अब हॉस्पिटल में है और अच्छे दोस्त होने के नाते अब तो मैं उसकी मदद करनी पड़ेगी। इस पर हिराकावा फिर से गुस्सा हो जाता है, पर वो आदमी उसके माथे पर फिर से एक सिगरेट बुझाकर उसे बहुत ज्यादा तड़पाता है। यही अगले सीन में हिराकावा एक और लेडी को लूटने जाता है, पर वो मारिया ही निकलती है। यहाँ अगले सीन में पता चलता है कि वो बस एक सपना देख रहा था। वहीं स्टेशन में बैठा ऑफिसर बोलता है कि दूसरे एरिया में कोई आदमी मास्क लगाकर लोगों को लूट रहा है, अच्छा है हमारे एरिया में नहीं है। यहाँ हमें हिराकावा की मल्टीपल रॉबिंग्स दिखाई जाती हैं और पीछे बैकग्राउंड में कोई मांगा पड़ रहा था। यहाँ अगले सीन में हिराकावा फिर से उसी आदमी के पास दिखता है जहाँ वो उससे भीख मांगता है कि उसे ये सब मत करवाओ, अगली बार से वो उसके आदमी हांडा को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। पर दूसरा आदमी ऑन द स्पॉट उससे 5 मिलियन की डिमांड कर देता है। वो हिराकावा को एक पिल देते हुए कहता है कि इस पिल को लेते ही तुम्हारे दिल की सारी कमजोरी चली जाएगी। अगले सीन में हिराकावा फिर से एक रॉबरी करने जाता है जहाँ पे वो मांगा के डायलॉग्स बोलकर रॉबरी करता है। यहाँ वो काफी ज्यादा टेंस दिखाई देता है जो कि शायद से पिल का ही काम था। यही दोनों विक्टिम मुझसे भीख मांगने लगते हैं कि प्लीज इन पैसों को चोरी मत करो, उन्होंने ये पैसे 20 साल में कमाए हैं अपने लिए खुद का घर लेने के लिए। तभी यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि शायद से इन दोनों की बेटी थी। वो हिराकावा को देखती है और वहाँ पे चीख पड़ती है। रॉबरी करने के बाद अगले सीन में हिराकावा हमें एक पार्क में पागलों की तरह हंसते हुए दिखता है जहाँ पर वो माँ की लाइंस को भी रिपीट कर रहा था, जैसे कि आई एम नथिंग, आई एम वीड एसेक्ट्रा। तभी चीफ वहाँ पे आता है और वो दोनों बियर शॉप में चले जाते हैं। चीफ यहाँ पर हिराकावा के बैग को देख के बोलता है कि क्या ये उसकी बेटी का है।
जिस पे हिरुकावा नर्वसली हंस के बोलता है कि हाँ ये उसे स्कूल में भूल आई थी और उसने उसे लाने के लिए बोला है। हिरुकावा वहाँ पे पड़े मैच बॉक्स को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसे अपने माथे पे चिपका लेता है। चीफ पूछता है कि ह्यूमंस आखिर क्राइम्स करते ही क्यों हैं, जिस पर हिरुकावा कहता है कि इसके बहुत सारे रीजंस हैं। चीफ बोलता है कि तुम सही कह रहे हो और ये हमारी ड्यूटी है इन सारे रीजंस को पता लगाने की। हिरुकावा कहता है कि क्रिमिनल चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो क्राइम सीन पर वापस जरूर आता है। जिसे सुनते ही चीफ बोलता है कि वो अब तो वो लिटिल स्लगर को पकड़ के ही दम लेगा। अगले सीन में हिरुकावा की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी और वो बोलता है कि प्लीज उसे कोई रोक दो, प्लीज कोई आके उसे रोक दो। वो नशे में गिर जाता है और अपने बैग पर उसी मरोमी प्रिंटेड रुमाल को देखता है। देखते ही उसे अपने सारे के सारे क्राइम्स याद आ जाते हैं और वो मेनियकली हंसने लगता है कि तभी अचानक लिटिल स्लगर उस पर अटैक कर देता है और हमें पहली बार लिटिल स्लगर का चेहरा दिखता है। बट स्ट्रेंजली हिरुकावा यहाँ पर नॉकआउट नहीं हुआ था और वो तुरंत जाकर लिटिल स्लगर पर अटैक करता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। अगले सीन में हमें हिरुकावा का घर कंप्लीट दिखता है और सारे मीडिया वाले आके उससे पूछते हैं कि उसने लिटिल स्लगर को आखिर कैसे पकड़ा।